हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के पहले टॉपिक से। हम लोग यहां पर कवर करेंगे पैट्रिसिया माउंटबेटन के बारे में। तो पैट्रिसिया माउंटबेटन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो पैट्रिसिया एडविना विक्टोरिया माउंटबेटन, तो ये इनका नाम है, पैट्रिसिया एडवेनिया विक्टोरिया माउंटबेटन। तो बर्मा की दूसरी काउंटेस माउंटबेटन थी हैं और ब्रिटेन के शाही घराने से संबंधित थी हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये काउंटेस क्या है, काउंटेस क्या होता है। तो देखो, पहले काउंट समझो कि काउंट क्या है। तो काउंट सिंपल सी चीज ध्यान में रखना, काउंट एक हिस्टोरिकल टाइटल है। पहले ये टाइटल दिया जाता था कुछ यूरोपियन कंट्रीज में नोबिलिटी के लिए, यानी कि जो नोबल्स होते हैं ना कोर्ट के, तो उनको ये काउंट का टाइटल जो है वो दिया जाता था। और ये जो थी वो काउंटेस थी। तो काउंटेस जो है वो वाइफ या फिर विडो कहलाई जाती है काउंट की। वे महारानी विक्टोरिया की पड़पोती यानी कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी और ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की 99 वर्षीय जो उनके पति जो थे, 99 साल के जो पति थे, प्रिंस फिलिप, इनकी सगी चचेरी बहन थी। पहली कजन हम लोग को ये प्रिंस फिलिप की देखने को मिली थी, राइट। और भारत के अंतिम वॉइसरॉय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, तो क्वेश्चन यहां से पहले भी पूछा जा चुका है कि इंडिया के लास्ट वाइसरॉय जो थे वो कौन थे, राइट। तो वो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, तो नाम ये थोड़ा सा इनका ध्यान में रखना। तो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी ये पैट्रिसिया एडविन विक्टोरिया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पैट्रिसिया एडविन विक्टोरिया जो है, ये स्टेट सिविल सर्विसेज आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि वो किनसे एसोसिएटेड है। तो अगर ऑप्शन में लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आता है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। तो एसोसिएटेड की बात कर रहे हैं, लास्ट वॉइसरॉय नहीं पूछा है, ये किससे एसोसिएटेड है। तो इनकी पुत्री हैं, ये बेटी हैं, राइट। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी मैच द फॉलोइंग जो पेयर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन या चूज द करेक्ट पेयर वाले ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों हमें देखने को मिला था, तो पैट्रिशिया माउंटबेटन के जो निजी संग्रह जो उनका है, यानी कि उनके उनके जो पर्सनल कलेक्शन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनमें 350 से ज्यादा वस्तुएं ऐसी हैं, आइटम्स ऐसे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिनको लंदन में नीलाम किया जा रहा है। और ये जो वस्तु है, ये जो आइटम्स हैं, इनमें भारत से विरासत में मिले जयपुर के हीरे जड़े कंगन और रत्न जड़ित सजावटी हाथियों का एक जोड़ा भी है। और लंदन में
सॉथबी द्वारा की जा रही इन वस्तुओं की नीलामी से 5.6 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा राशि हासिल हुई है। तो यहां से यह क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि स्पेशली ये वाली चीज आपसे पूछी जा सकती है कि रत्न जड़ित सजावटी हाथियों का एक जोड़ा अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये जोड़ा किससे एसोसिएटेड है, या फिर ये जो आइटम है, ये जो हम लोग को वस्तु देखने को मिल रही है, ये किससे एसोसिएटेड है? तो पैट्रिशिया माउंटबेटन याद रखना, इनका ये प्रॉपर्टी है, इनका ये आइटम है जिसको अभी नीलाम किया जा रहा है। राइट, तो ये चीज है, आप लोग को इतनी सी चीज इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए। हिस्ट्री से ये रिलेटेड टॉपिक है और ये टॉपिक न्यूज में है, तो आपको थोड़ा सा पैट्रिशिया माउंटबेटन के बारे में जो मैंने भी आपको बेसिक फैक्ट्स जो बताया ना, सिर्फ उतना बस आप ध्यान में रखो, इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक था, अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जेल रेडियो की यहां पर बात हो रही है। आपने कहीं संजू पिक्चर देखी होगी, राइट? रणवीर कपूर ने बायोपिक बनाई है संजय दत्त की, संजू मूवी काफी फेमस है। तो उसमें आपने देखा होगा जेल के अंदर बैठ के संजय दत्त जो है वो रेडियो पर बोलते हैं, और जब संजय दत्त उस रेडियो पर बोलते हैं तो उस रेडियो को आप और मैं नहीं सुन सकते, वो जेल के कैदी ही सुन सकते हैं। देखा है ना वाला सीन? तो जेल के कैदी ही उस रेडियो को सुन सकते हैं। तो यही चीज है, जेल के अंदर इस प्रकार का रेडियो का इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। तिनका तिनका फाउंडेशन इसने लॉन्च किया है जेल रेडियो प्रोजेक्ट को हरियाणा के जेल्स में, राइट? तो हरियाणा के जेल में ये जेल रेडियो प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ इसको लॉन्च किया है तिनका तिनका फाउंडेशन ने, राइट? तो ये चीज बताई जा रही है। और जेल रेडियो क्या है? तो इनमेट्स यानी कि कैदी, कैदी को इनमेट्स बोलते हैं, तो कैदियों का ये इन हाउस प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर जो प्रोग्राम्स होते हैं इस रेडियो के, ये ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं एक स्टूडियो से जो कि जेल के अंदर होता है, और जो ये प्रोग्राम्स होते हैं उसको स्पीकर्स के थ्रू जो है वो मतलब जेल के अंदर मौजूद जो दूसरे कैदी होते हैं वो सुनते हैं, राइट? और इसका मेन एम ये है कि कैदियों की क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आना, जिससे कि मतलब बेहतर तरीके से वो एंगेज कर सकें, यानी कि उनका एंगेजमेंट वो बढ़ा सकें। और इसकी आवश्यकता भी इसलिए बताई जाती है क्योंकि एक ना एक दिन तो कैदियों को बाहर जाना ही है सोसाइटी में वापस, तो उनके पास एक जो है वो मीनिंगफुल इंटरवेंशन उनको दिया जाए, यानी कि उनको एक आड़ देना महत्वपूर्ण है, यानी कि उनको थोड़ा सपोर्ट करना इस प्रकार से महत्वपूर्ण है, राइट? कि वो बातचीत करते रहें, वो इन्वॉल्व रहें कुछ कुछ क्रिएटिविटी में, तो ये चीज इसके लिए की जाती है। और काफी सारे तो ऐसे कैदी हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको पछतावा होता है, राइट? या किसी भी प्रकार का उनको पछतावा है अतीत में, राइट? और इसके लिए ये पश्चाताप भी करते हैं इसी पर्टिकुलर रेडियो प्रोग्राम्स के थ्रू बताकर कि वो कितना जेल के अंदर दुखी हैं, जो उन्होंने किया है उसके कारण जो उन्हें सजा मिली है उसको लेकर, राइट? तो इनके लिए उपचार की आवश्यकता होती है, हीलिंग्स की आवश्यकता होती है। तो वो बोला जाता है ना कि अपना दुख बोलकर अगर आप बताओगे, यानी कि अपने दुख के बारे में बात करोगे, तो दुख थोड़ा कम होता है, राइट? तो दुख बताने से या शेयर करने से थोड़ा सा कम होता है, हल्का इंसान महसूस करता है जब वो अपने दुख को बता दे। या कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान ने कोई गलती की होती है और उसके लिए अगर वो सॉरी अंदर से तो फील कर रहा है, बट जो गलती उसने करी है उसके बारे में अगर वो बताता नहीं है, या उसके लिए माफी नहीं मांगता, या किसी के सामने ऐसा अपना पछतावा प्रस्तुत नहीं करता, तो वो अंदर ही अंदर थोड़ा घुटने लगता है। तो ये भी एक तरीका है जिसके चलते लोग जो है, कैदी जो है, वो अपना पछतावा करते हैं, बताते हैं, राइट? इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू। तो याद रखिएगा इस इनिशिएटिव के बारे में बेसिक्स ऑफ फैक्ट और ये कुछ चीजें। गाइस समझते हैं ग्रेटर टिपरा लैंड डिमांड के बारे में, कि ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो एक चीज तो आपके नाम से यानी कि इसके नाम से आपको समझ में आ रही होगी, टिपरा लैंड की बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी जमीन की बात हो रही है, या किसी एरिया की बात हो रही है, भूमि की बात हो रही है, और किसी भूमि को लेकर डिमांड है, मतलब कि ऑब्वियस ही बात है कि उस भूमि को एक अलग एरिया घोषित करने की डिमांड होगी, राइट? तो एक अंदाजा आप लगा सकते हो इस चीज को सुन के। तो यही बात है, ये मेन इशू जो है वो डिमांड फॉर ग्रेटर टिपरा लैंड का ये सामने जब आ रहा है, जब हम लोग को त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस का कैंपेन हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके इलेक्शन हो रहा है, उसके कैंपेन के दौरान यही डिमांड जो है, यही मांग जो है वो बार बार उठ रही है। तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है क्या? तो ये बेसिकली एक एक्सटेंशन हम लोग को देखने को मिलता है रूलिंग ट्राइबल पार्टनर जो इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का है, राइट? तो ये डिमांड करते हैं त्रिपुरा लैंड को, राइट? कि एक सेपरेट स्टेट जो है वो ट्राइबल्स के लिए घोषित कर दिया जाए त्रिपुरा के अंदर, यानी कि
त्रिपुरा में एक क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि त्रिपुरा लैंड जो है वो और भी काफी सारी जो स्टेट्स हैं आसपास की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो उनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि बड़ा एरिया है। तो ये जो एरिया है उसको सेपरेट एरिया जो है वो घोषित कर दिया जाए, यानी कि इसको एक सेपरेट स्टेट जो है वो घोषित कर दिया जाए ट्राइबल्स के लिए। तो ये डिमांड करता है आईपीएफटी। तो थोड़ी सी चर्चा भी आईपीएफटी की कर लेते हैं हल्की सी, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ये विकिपीडिया से ये मैं इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। तो इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है त्रिपुरा के अंदर। ये मेंबर है नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की और नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट की, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक ग्रुप हम लोग को नॉर्थ ईस्ट का देखने को मिलता है, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को सपोर्ट करता है। ये पार्टी 1997 से 2001 के बीच में हमें देखने को मिली थी। फिर बाद में जाकर इन दोनों पार्टीज को मर्ज करके इंडिजीनियस नेशनल पार्टी ऑफ ट्यूप्रा TWIPRA जो है वो बना दिया गया और इसको 2009 में रिफॉर्म किया गया। और ये जो पार्टी है गाइस, ये बीजेपी के साथ अलाय करती है। इसने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया 2018 में त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के दौरान, और 8 सीट जो है वो 9 में से इन्होंने जीती थी, राइट। और पार्टी को इवन 7.5% टोटल वोट्स भी जो है वो मिले थे, राइट, इलेक्शन के दौरान। और बीजेपी को 36 सीट जो है वो मिली थी टोटल 44 सीट में, राइट। तो ये बीजेपी आईपीएफटी कोलिशन हम लोग को देखने को मिला। तो मोटे मोटे तौर पर ये क्या है आईपीएफटी? तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है त्रिपुरा की। तो यही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिमांड कर रही है कि इनको एक त्रिपुरा लैंड जो है वो यानी कि एक त्रिपुरा लैंड जो है वो उसको एक सेपरेट टेरिटरी, सेपरेट स्टेट जो है वो घोषित कर दिया जाए। और ये जो आइडिया है ये सिंपली त्रिपुरा ट्राइबल काउंसिल एरियाज तक सीमित नहीं है, राइट। इसमें तिप्रासा को जो त्रिपुरीज के हैं उसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है, जो कि अलग अलग स्टेट जैसे कि आसाम, मिजोरम और भी काफी जगह पर फैले हुए हैं। एज वेल एज हम लोग को जो दूसरे बॉर्डरिंग एरियाज देखने को मिलते हैं बांग्लादेश के, वहां पर भी हैं। और इवन जहां पर बंदरबन, चित्तागोंग और खागराचारी का जो एरिया है जहां पर ये त्रिपुरीज के तिप्रासा रह रहे हैं, तो उन एरियाज को भी इसमें शामिल किया जाए। किसमें? त्रिपुरा लैंड में। तो बेसिकली त्रिपुरा लैंड आदिवासी जो हैं, जो हम लोग को ट्राइबल ग्रुप्स जो देखने को मिल रहे हैं वेरियस इसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में, तो उनके लिए एक सेपरेट स्टेट जो है वो बनाने की ये पूरी डिमांड है, राइट। थोड़ी सी बात हम लोग तिप्रासा के बारे में भी करते हैं। तो देखिए तिप्रासा जो है, या फिर तिप्रा या TWIPRA, ट्यूप्रा या रियांग, तो ये त्रिपुरी जो ट्राइबल ग्रुप्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको इन नाम से भी जाना जाता है। तिप्रासा कौन है? तो ये त्रिपुरी ट्राइबल ग्रुप है ये, राइट। और त्रिपुरा के ये निवासी हैं, यानी कि ये इनका जो इस एथनिक ग्रुप का जो ओरिजिनेशन है ये त्रिपुरा से हम लोग को देखने को मिलता है। मनकिया डायनेस्टी से ये त्रिपुरी लोग जो है वो बिलोंग करते हैं। और जो त्रिपुरा जो किंगडम है उसने काफी सालों तक यानी कि इस डायनेस्टी के तहत जो है वो रूल किया था, और 1949 में इंडियन यूनियन में ये इसको शामिल किया गया। तो ऐसी भी कुछ कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाला जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 प्लस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पूरा मुद्दा ये है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का कहना यह है कि आज की डेट में जो ये डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की, ये बढ़ इसलिए गई है क्योंकि एनआरसी की जो प्रोसेस हम लोग को देखने को मिली थी नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में, तो उसको रिवाइज नहीं किया गया। यानी कि जो डिमांड थी कि उसको रिवाइज करो, दोबारा से इस लिस्ट को जो है वो चेक करो, राइट, कि जो भी लोग जो है जिनको इस लिस्ट से हटा दिया गया है तो उनको शामिल करो, राइट। और इवन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपोज जो किया जा रहा था पास्ट में, तो ये 2 ऐसे इवेंट्स हुए जिसके कारण से ये डिमांड करने लगे कि इनको एक अलग सेपरेट स्टेट जो है वो घोषित किया जाए, यानी कि ये ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं उनके लिए एक अलग टेरिटरी, अलग एरिया, अलग स्टेट जो है वो इनको दिया जाए। तो ये चीजें सिंपल सी जिसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोग को होनी चाहिए। अब गाइस बात हो रही है हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहां पर चर्चा हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये इंट्रोड्यूस कर रही है हैप्पीनेस करिकुलम को। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि किस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये हैप्पीनेस करिकुलम या फिर इसे प्रसन्नता पाठ्यक्रम कहा जा रहा है, ये लेकर आया गया है। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार, ध्यान में रखना। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार इस एकेडमिक सीजन के लिए, राइट। तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है, और आगे चल के फिर ये इसका सक्सेस के बाद इसको कंटिन्यू जो है वो किया जाएगा हर साल। तो इसको बताया जा रहा है रियलिस्टिक करिकुलम के तौर पर, प्राप्ति पाठ्यक्रम के तौर पर इसको कहा जा रहा है।
और इसमें बताया जा रहा है कि मथुरा स्कूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है इस सेशन के लिए, यानी कि पायलट बेसिस पर है ना ये, तो मथुरा स्कूल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस प्रकार के करिकुलम का, तो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस करिकुलम या पाठ्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य सार्थक और चिंतनशील कहानियों और गतिविधियों के माध्यम से स्थायी खुशी या प्रसन्नता हासिल करने की यात्रा में छात्रों का सहयोग करना। तो देखो गाइस, स्टडीज में छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं स्टडीज के दौरान, तो उनको कुछ कहानियां बताई जाएंगी, राइट, और उनके अंदर हैप्पीनेस जो है वो सस्टेनेबल हैप्पीनेस यानी कि स्थायी खुशी जो है वो उनके अंदर क्रिएट की जाएगी, डेवलप की जाएगी, कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, काफी सारी उनको रिफ्लेक्टिव स्टोरीज बताई जाए, एक्टिविटीज करवाई जाए, जिससे कि वो खुश रहें, राइट। क्योंकि कई बार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं कि काफी सारे स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कर रहे हैं स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण। तो ये सब चीजें जो ये हैप्पीनेस करिकुलम खत्म करेगा। तो बहुत ही शानदार इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ये हैप्पीनेस करिकुलम है क्या, प्रसन्नता पाठ्यक्रम आखिरकार है क्या? तो बताया जा रहा है कि पहली बार वर्ष 2018 में दिल्ली सरकार द्वारा ये लाया गया है। तो क्वेश्चन ये बनेगा, क्या ये यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पुट ऑन करेगी, या स्टेट सिविल सर्विसेज में भी आ सकता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन कि क्या ये हैप्पीनेस करिकुलम पहली बार उत्तर प्रदेश लेकर आई? तो नहीं, दिल्ली सरकार इसे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी थी 2018 में, राइट। इस पाठ्यक्रम के तहत विद्यालयों में, स्कूल में स्टूडेंट्स के कल्याण और खुशी पर ध्यान देने के साथ उनकी अनुभूति यानी कि कॉग्निशन, उनकी भाषा, लैंग्वेज, लिटरेसी, न्यूमरेसी, आर्ट्स यानी कि साक्षरता, संख्यात्मकता और कला, इसमें विकास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाता है। यानी कि ओवरऑल ये बेसिकली मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाता है, जिसमें हैप्पीनेस को फोकस में रखते हुए, केंद्र में हैप्पीनेस को रखते हुए, सेंटर में हैप्पीनेस को रखते हुए स्टूडेंट्स के अंदर वेरियस स्किल्स जो है वो डेवलप की जाती है। तो बहुत ही शानदार ये करिकुलम है। और इस पाठ्यक्रम को किस प्रकार लागू किया जाएगा? तो बताया जा रहा है कि करिकुलम डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस नर्सरी से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक। तो पॉइंट टू बी नोटेड, तो नर्सरी से 8वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये करिकुलम डिजाइंड है, क्योंकि ये सब चीजें आ सकती है सिविल सर्विसेज के अंदर। तो ग्रुप 1 में उन स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है जो नर्सरी और केजी के हैं। इनके लिए बाई वीकली क्लासेस होंगी, बताया जा रहा है बाई वीकली, राइट। और 45 मिनट्स का हर एक सेशन होगा, और जिस सेशन को सुपरवाइज किया जाएगा टीचर्स के द्वारा। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज इसमें मौजूद होंगी, यानी कि बहुत सारी स्किल्स वगैरह जो है जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपने दिमाग लगाए थोड़ा सा, राइट। और कुछ उनको स्टोरीज वगैरह सिखाई जाएगी जिसमें वो इन्वॉल्व रहें, यानी कि बताई जाएगी, राइट, स्टोरी टेलिंग इसमें होगी। और कुछ एक्सरसाइजेज इनको करवाई जाएगी। और चिल्ड्रंस जो क्लास 1st और 2nd के हमें देखने को मिलते हैं वो वीकडेज पर क्लासेस अटेंड करेंगे, जिसमें अगेन माइंडफुलनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, एक्सरसाइज इन्वॉल्व होंगी, और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, यानी कि टीचर क्वेश्चन पूछेगी, मतलब इन्वॉल्व करेगी बच्चों को, और बच्चों को उसका आंसर देना होगा। तो यानी कि एक अच्छा कॉन्वर्जेशन, और बिल्कुल लाइट कॉन्वर्जेशन, हेल्दी कॉन्वर्जेशन होगा स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है स्टूडेंट डर जाते हैं, बट यहां पर फ्रेंडली तरीके से जो है वो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगी, और उसका आंसर अगर स्टूडेंट सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अच्छा लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि स्ट्रेस जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में कम रहे, बच्चों के बीच में कम रहे, जैसे कि अक्सर बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो ना जाए, राइट। तो उनको, उनके माइंड को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और उनको वेरियस एक्सरसाइज करवाई जाएगी, राइट, वेरियस स्किल्स उनमें डेवलप की जाएगी, जिससे कि एकेडमिक्स में भी वो आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकें, और इमोशनली भी वो अच्छे रहें, हेल्दी रहें, राइट। तो ये चीज है। और सेकेंड ग्रुप के अंदर क्लासेस 3rd to 5th को रखा जा रहा है। थर्ड ग्रुप के अंदर 6th से लेकर 8th क्लासेस को रखा जा रहा है। तो इन ग्रुप्स के अंदर भी जो ऑलरेडी जो एक्टिविटीज जो मेंशन है तो वो तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ ही साथ सेल्फ एक्सप्रेशन भी इसका पार्ट है, और बिहेवियरल चेंज जो है वो भी इसका पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं
तो उनमें भी वेरियस, उनके बिहेवियर्स में भी जो वेरियस चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो ट्रीट किया जाएगा, राइट। या फिर किस प्रकार से उनके अंदर बिहेवियरियल चेंज लेकर आना है जो कि उनकी लाइफ में यानी कि अपकमिंग लाइफ में जो है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सके, तो वो सब चीजें यहाँ पर बताई जाएगी। तो यानी कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये हम लोग को देखने को मिल रहा है हैप्पीनेस करिकुलम। तो हैप्पीनेस करिकुलम में ये चीज बिल्कुल सही है कि यहां पर सिर्फ हैप्पीनेस पर, सिर्फ खुशी पर ही नहीं फोकस किया जा रहा, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, राइट। तो लर्निंग आउटकम्स जो इस करिकुलम के हम लोग को देखने को मिलेंगे, ये 4 कैटेगरीज में स्प्रेड किए जा रहे हैं, यानी कि किस प्रकार से फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो माइंडफुल और अटेंटिव बनेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि उनकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, राइट। वो एक्टिव लिसनिंग उनकी डेवलप होगी, यानी कि वो सुनेंगे, कहानियां वगैरह जब सुनेंगे ना बचपन से ही, तो एक्टिव लिसनर ये बन जाएंगे, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और प्रेजेंट में रहेंगे, ये ना ज्यादा आगे की सोचना ना कहीं की सोचना, जहां पर हो वहीं पे रहो, राइट। क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, अब मतलब जैसे टीचर कुछ पढ़ा रही है, स्टूडेंट सोच रहे हैं पापा आज रात में कौन सी चॉकलेट लेके आएंगे, कौन सी चॉकलेट का बोला था पापा ने लाने के लिए। तो ऐसे सोचते रहते हैं ना बच्चे बेचारे छोटे छोटे से। और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे कि 7वीं 8वीं कक्षा में जब आते हैं, तो फिर वो उनके मतलब रोमांटिक गाने बज रहे होते हैं उनके माइंड में, यानी कि अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं ना। आप भी उस एज से गुजरे हो तो आपको भी पता है ये सब चीजें, राइट। तो कई बार स्टूडेंट अलग इसमें होते हैं, और कुछ कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़े गुंडे टाइप के होते हैं, बिल्कुल डॉन टाइप की फीलिंग में रहते हैं एकदम स्टाइल में। तो वो सब चीजें खत्म करनी है, मतलब कि इस प्रकार से स्टूडेंट जो है वो दूसरे डायरेक्शन में ना जाए, वो इन्वॉल्व रहें, जो भी अवेयर रहें, राइट, चीजों से उनको वेरियस अवेयरनेस से उनको अवगत कराया जाएगा। तो ये सब चीजें, तो ये माइंडफुल और अटेंटिव बनेंगे स्टूडेंट्स, इनकी क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्शन इनका डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज इनके अंदर डेवलप होंगी, राइट। अपने खुद के थॉट्स को कैसे रिफ्लेक्ट करना है, मतलब कि जैसे होता है ना कि जैसे अभी भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आप भी अपने जो थॉट्स है उनको कंट्रोल करते होगे, अपनी वेरियस चीजों को कंट्रोल करते होगे। तो यही सब चीजें बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाएंगी। जैसे मतलब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, तो जैसे पहले के समय पे हुआ करता था कि स्टूडेंट जो है वो आश्रम्स वगैरह में जाया करते थे, राइट। पहले के समय, बहुत पहले एंशिएंट पीरियड की एक्चुअल में अगर बात करें, एंशिएंट टू मेडिवल के टाइम पर, तब बच्चे जो है वो नहीं जाया करते थे। हम लोग को देखने को मिलते थे गुरुजी के पास जाया करते थे, और अपने घर से दूर रहकर, तो गुरुजी उनको वेरियस चीज़ों के बारे में सिखाया करते थे कि कैसे जो है वो मतलब आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है, कैसे काफ़ी सारी ब्रह्मचारी जीवन कैसे बिताना है, राइट। तो वही वाली चीज़, मतलब कुल मिलाकर आसान भाषा में और समझने के लिए आप लोगों को। तो यही सब चीज़ें कि अपने थॉट्स को, क्योंकि थॉट्स तो किसी भी प्रकार के आने लगते हैं, अब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो भी अलग अलग प्रकार के थॉट्स आने लगते हैं, राइट। तो कैसे अपने थॉट्स को जो है वो और अपने बिहेवियर्स को जो है वो कैसे कंट्रोल करना है, कि कैसे एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक बेहतरीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो बन सके। तो ये बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है, राइट। थिंकिंग बियॉन्ड स्टीरियोटाइप्स और एजम्पशन, राइट। तो ये सब चीजें बताई जाएगी, जैसे कि वो इनोवेशन की में भी आगे बढ़े, राइट। यानी कि सोच भी रहे हैं वो, अपनी थॉट प्रोसेस को भी अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इनोवेटिव और प्रोग्रेस तरीके से जो है वो उनको बनाना है कि उनकी जो थॉट्स है वो प्रोग्रेसिव रहे, इनोवेटिव रहे, राइट। तो इस प्रकार की चीजें या इस प्रकार की स्किल्स या माइंडसेट जो है वो डेवलप किया जाएगा स्टूडेंट्स में। यहां पर सोशल इमोशनल स्किल्स डेवलप की जाएगी, जैसे कि जो कि एम्पैथी को डेमोन्स्ट्रेट करे, सहानुभूति प्रदर्शित करने, राइट। कोपिंग विथ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जो चीज मैं आपको बता रहा था, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, राइट। तो चिंता और तनाव का सामना करना, तो ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें डेवलप होगी, जैसे कि कॉन्फिडेंट रहेंगे वो, उनकी पर्सनालिटी काफी पीजेंट रहेगी, राइट। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बैलेंस्ड आउटलुक उनकी डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण, राइट। रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, अवेयरनेस रिफ्लेक्ट करेंगे, क्लीननेस का, हेल्थ और हाइजीन का। तो ये सब चीजें, यानी कि खुद तो सीखेंगे ही सीखेंगे बल्कि शेयर भी करेंगे। और ये पूरी चीज का असेसमेंट कैसे होगा, तो क्या कोई एग्जाम होगा, तो नहीं, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा, ना ही कोई मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। ये जो प्रोसेस होगी, ये मतलब ये जो पूरी ओवरऑल जो प्रक्रिया जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये प्रोसेस के तौर पर होगी पूरी, यानी कि इसको एक प्रोसेस ही के तौर पर ही रखा जाएगा, राइट। यानी कि इसमें आउटकम्स की, रिजल्ट की कोई चिंता नहीं की जाएगी, राइट। जैसे होता है ना कि आप अगर कुछ चीज पे काम कर रहे हो तो आप हमेशा सोचते हो कि इसका रिजल्ट जो है वो कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो रिजल्ट गया भाड़ में, आप प्रोसेस पे इन्वॉल्व रहो, राइट। यानी कि कार्य पे फोकस करो, छोड़ दो। और जब कार्य पे फोकस करते हो, रिजल्ट की चिंता नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली कोई टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस फ्री होके तैयारी करते हो। जैसे कि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो मैं भी आपको यही चीज बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। सिविल सर्विसेज की जो पूरी जर्नी है उसको एंजॉय करो,
क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जिन जिन ने रिजल्ट के बारे में सिर्फ सोचकर अपनी पढ़ाई करी है, तैयारी करी है, तो कई बार उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ा, कई बार। बट हालांकि सक्सेस तो मिली है, नो डाउट, क्योंकि उसको भी ध्यान में रखना रहता है। आप तो सिर्फ ये चीज को ध्यान में रखो कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो डेली बेसिस। जैसे ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आप देखते हो, तो उसको पढ़ाई की तरह मत लो कभी भी। मैंने आपको कभी बोला ही नहीं कि इसको आपको रटना है या कुछ करना है। मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं? रिवीजन। रिवीजन क्यों बोलता हूं? रिवीजन मैंने कभी रटने की तो बात नहीं करी। आप जैसे आप जो डेली लेक्चर्स ये कवर करते हो यहां से, उसके बाद आपको क्या करना होता है? आप करंट अफेयर्स के पेड पैकेज में है, तो आपको पता है कि आपके पास हैंड आउट नोट्स आपको डेली मिलते हैं और लेक्चर की पीडीएफ आपको डेली मिलती है, राइट? तो आपको कुछ नहीं करना है, डेली लेक्चर्स को कवर करना है और रात में सोने से पहले इस हैंडआउट्स को एक बार देख लेना है। जो भी आपने कवर किया उसको आप देख लो, पढ़ाई की तरह मत लो। आप एंजॉय करो उस प्रोसेस को कि आप नई नई चीजें सीख रहे हो। जैसे कि आज अभी आपने हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में पढ़ा, सीखा, राइट? हम डेली बेसिस पर इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में नई नई चीजें सीखते हैं। इवन सेम फॉर स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो, जनरल स्टडीज के लिए भी बिल्कुल सेम चीज है। आप जनरल स्टडीज में किताबें पढ़ते हो तो उसमें नए नए टॉपिक्स पढ़ते हो जो आपने आज तक नहीं पढ़े, तो वो रखो ना अपने अंदर कि अरे यार मुझे तो कुछ सीखने को मिल रहा है। आंसर राइटिंग भी करते हो तो सोचो कि मैं कैसे अपना आंसर जो है वो अच्छा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, बट हाँ टारगेट्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, क्योंकि बात है सिविल सर्विसेज की कि आपको एक गोल सेट करना है। गोल इन द सेंस कि वो पास हो जाओगे वो तो एक अलग बात है, पास जब ही होगे, रिजल्ट जब ही आएगा अच्छा आपके फेवर में, जब आप अपने डेली टारगेट्स को अचीव करते चलोगे। तो डेली टारगेट्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अच्छा हाँ, मैं आपको थोड़ा सा एक बता रहा था कि आप डेली रिवाइज करो लेक्चर्स को, देखिएगा आपको इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जो आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं, तो आप जो एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो उसमें आपको अपने आप रिजल्ट सामने नजर आएगा। तो डेली रिवाइज करो, उसके बाद 7 डेज पे, यानी कि संडे वाले दिन, हर संडे वाले दिन आपके पास वीकली लेक्चर का कंपाइलेशन आता है। तो आप चाहो तो उसको 2x की स्पीड में भी देख डालो, या फिर आपके पास कंपाइलेशन की पीडीएफ मिलती है, राइट? लेक्चर की पीडीएफ, जिससे कि आप चीजों को रिकॉल कर सको, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर की जो पीडीएफ होती है इसमें फोटोज होती हैं, राइट? और कई बार मैं समझाता हूं तो काफी सारी चीजें के थ्रू समझा देता हूं। तो इसको आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली, यानी कि स्लाइड्स को देखोगे तो आपके सामने ऑलरेडी जो स्पीड जो है वो 2x या 4x 8x की स्पीड में आपके सामने वीडियो आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो आपने क्या किया, 7th डे यानी कि संडे वाले दिन जो है वो आपने रिवीजन किया, तो आपने हर एक टॉपिक को 2 बार पढ़ चुके हो। फिर जब मंथ के एंड में मैं आपको, यानी कि 30th डे पर या 31st डे पर मैं आपको मंथ के एंड में जो पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, यानी कि मैगजीन जो प्रोवाइड कराता हूं, मैगजीन की पीडीएफ, उसको बस आपको एक बार पढ़ लेना है। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगेगा, पूरा पढ़ ला लो, राइट? तो आपने क्या किया, एक टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया अभी तक। और आप अगर किसी भी एक टॉपिक को अगर 3 बार पढ़ लोगे तो वो और इतने इतने, यानी कि गैप में, ऐसा नहीं कि एक ही बार में 3 बार पढ़ लिया और आप सोचो कि अब हो गया, नहीं, गैप 7th डे, राइट? 7th डे का गैप, हर 7th डे में आप पढ़ रहे हो, राइट? उसके बाद पहले दिन तो आप पढ़ ही रहे हो, यानी कि उसी दिन, यानी कि आज पढ़ा, आज पढ़ने के कुछ घंटों के बाद जब आप सोओगे उससे पहले आप पढ़ लो। फिर 7th डे आप पढ़ लो, फिर आखिरी दिन महीने के पढ़ लो जब मैगजीन आती है। वैसे तो आखिरी दिन नहीं आ पाती है, 1-2 दिन 4 दिन के बाद जो है वो आती है, क्योंकि बनानी पड़ती है पूरी चीजों को, तो 4-5 दिन का टाइम लग जाता है। तो जब भी मैगजीन आती है तो उस समय टाइम निकालो और तुरंत रिवाइज कर लो। तो आपने क्या किया, आपने एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने, यानी कि ब्रेन को जो है वो बार बार उसको याद करवाने की कोशिश करी। इससे आपकी मेमोराइजिंग पावर भी काफी इंक्रीज होगी। तो जो मैं आपको चीजें प्रोवाइड कराता हूं और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे ना काम, आपका सिलेक्शन होके रहेगा, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसे ही सिलेक्शन हुआ है। और वो बकायदा जो आप अगर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में होंगे तो आपने भी कई बार देखा होगा, स्टूडेंट पोस्ट करते हैं कि वो एग्जाम देकर आए, वो बोलते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया था वो पूरी चीज आई, हमें रिकॉल हो गया और हम आंसर सही करके आए, लोगों का रिजल्ट निकला है। आपका भी निकलेगा, बट सिर्फ आप इस स्ट्रेटेजी जो मैं बताता हूं उसके अकॉर्डिंग करो काम, ठीक है? तो यही चीज यहां पर भी बताई गई कि जर्नी पे फोकस करो, प्रोसेस पे फोकस करना है बच्चों को, राइट? बच्चों को रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो फिर हैप्पीनेस करिकुलम का कोई मतलब ही नहीं निकला। टेंशन होती रहेगी कि अरे पास होंगे, फेल होंगे, अरे कैसे मार्क्स आएंगे, मार्क्स खराब आएंगे तो मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, राइट? तो ये वाली चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक हैप्पीनेस करिकुलम से रिलेटेड। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब गाइस पेपर 3 के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। यहां पर बात हो रही है गीगा मेश के बारे में। गीगा मेश का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, गीगा मेश का टॉपिक है ये। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनेगा कि गीगा मेश क्या है। तो लो कॉस्ट इंटरनेट इन रूरल एरियाज का ये प्रोडक्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले इंटरनेट के लिए ये एक उत्पाद हम लोग को देखने को मिल रहा है।
इसे डेवलप किया है वुमेन लेड स्टार्टअप के द्वारा, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के द्वारा, जिसका नाम है एस्ट्रोम। तो एस्ट्रोम नाम याद उतना रखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं, बट फिर भी चाहो तो ध्यान में रखना, इनके द्वारा विकसित किया गया है। ये वायरलेस प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मदद करेगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स क्वालिटी हाई स्पीड रूरल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 5 गुना कम कीमत पर, 5 गुना कम लागत पर जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो देखो सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना, गीगा मेश से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान में रखना है कि गांव क्षेत्र में कम लागत में कम कॉस्ट में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराने का ये एक प्रोडक्ट है, वायरलेस प्रोडक्ट ये हमें देखने को मिल रहा है जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मदद करेगा, राइट। अब ओडिशा से रिलेटेड हम लोग को न्यूज देखने को मिल रही है। ओडिशा के अंदर जो साइक्लोन्स जो है, चक्रवात जो है, उनसे जो नुकसान हुआ है तो उसकी कुछ राशि जो है वो ओडिशा को मिली है केंद्र की तरफ से। तो ओडिशा सरकार को वर्ष 1999 से लेकर अभी तक सुपर साइक्लोन के पश्चात आने वाले 8 विभिन्न चक्रवात, यानी कि 8 हम लोग को साइक्लोन्स देखने को मिले हैं, राइट। जब सुपर साइक्लोन 1999 में आया था उसके बाद 8 अलग अलग प्रकार के साइक्लोन्स हम लोग को ओडिशा के अंदर देखने को मिले हैं। उसके कारण बताया गया कि ओडिशा के अंदर 31,945 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बट ओडिशा को इसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही मामूली सी एक रकम, बहुत ही मामूली सा सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है जो कि इस नुकसान का मात्र 1/6 हम लोग को, यानी कि 1/6 हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये इसको लेकर एक इशू था, राइट। और ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कौन से साइक्लोन जो है वो ओडिशा में कब कब हिट हुए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे चूज द करेक्ट पेयर में या मैच द फॉलोइंग में, एक तरफ साइक्लोन्स का नाम लिखा रहेगा या और दूसरी तरफ लिखा रहेगा ईयर्स कि किस ईयर पे आए, या फिर साइक्लोन का ये नाम याद रखो कि ये ओडिशा में हिट किया है, राइट। या फिर कभी कभी ऐसा भी आ सकता है इन साइक्लोन्स को अरेंज करो, मतलब इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले कौन सा हुआ था फिर बाद में कौन सा हुआ है। तो फैलीन 2013 में हुआ था, याद रखना। हुडहुड हुडहुड दबंग दबंग 2014 में हुआ था हुडहुड। तितली ये, और इसके अलावा पिथाई और दाए ये 2018 में हुआ था। बुलबुल और फानी 2019 में, अम्फान लेटेस्ट 2020 में हमें देखने को मिला था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज अब से मैंने सोचा है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो मैं आपको जनरल स्टडीज की भी जो पूरी तैयारी करवाता हूं, राइट, पूरे टॉपिक्स में आपको जनरल स्टडीज के, आपको पता होगा कि साइक्लोन्स का भी टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूं जीएस पेपर 1 के अंदर, स्टैटिक पोर्शन के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब से मैं सोच रहा हूं कि एक अलग चैनल सिर्फ जनरल स्टडीज को डेडिकेटेड मैं जो है वो चालू कर दूं, क्योंकि मैंने कल जो आपका स्टडी सेशन जो था, सेल्फ स्टडी सेशन जो होता है, तो उसमें मैंने लाइव जो है वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था इसी चीज के बारे में, क्योंकि अपने चैनल के जो व्यूज हैं वो काफी कम भी आ रहे हैं। और फिर जब मैंने कुछ लोगों से बात करी जो यूट्यूब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनका कहना ये है कि आप जो है सेपरेट चैनल्स अगर बनाओगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। एक ही चैनल पे अगर आप पूरी चीज अगर डालते हो तो उसमें थोड़ा नुकसान होता है। उसमें यूट्यूब वगैरह जो है वो फिर आपके जो चैनल्स हैं उसको प्रमोट नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब जो है एक तरह से आप जानते हो कि इतने ज़्यादा कंटेंट्स यूट्यूब में अलग अलग लोगों के अवेलेबल हैं, राइट। तो उसमें क्या रहता है कि यूट्यूब तो उसी कंटेंट को प्रमोट करेगा जिससे उसको फायदा हुआ, यानी कि जिसके व्यूज वगैरह जो है वो काफी ज्यादा होंगे, और उनको कम प्रमोट करता है जिनके व्यूज वगैरह कम रहते हैं, राइट। बट हाँ, यूट्यूब में एक नोटिफिकेशन का इशू है, आपने भी शायद फेस किया होगा, कई बार आपको अपने लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिल पाते होंगे, राइट। तो ये भी बड़ा इशू है, क्योंकि अपने पास मल्टीपल काफी सारे वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट चैनल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें जनरल स्टडीज के टॉपिक्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। जनरल स्टडीज के जो भी जनरल स्टडीज के टॉपिक होते हैं, तो आप क्या करिए, टेलीग्राम का अपना चैनल है वो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, राइट। तो वहां पर भी पूरी लिंक्स मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा, जिससे कि आपको, और इवन इसके कम्युनिटी टैब में भी मैं आपको लिंक पोस्ट कर दूंगा। तो एक नया चैनल मैं आज शाम तक शुरू कर दूंगा, जिसमें, और वैसे भी आप रेगुलर अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही है साइक्लोन्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप पास्ट वीडियो से देख लीजिए। बाकी नए चैनल जो होगा मैं वहां पर अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि ये साइक्लोन का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ था, तो उसको नए चैनल पे, जो कि सिर्फ डेडिकेटेडली इसके लिए ही होगा, जनरल स्टडीज के टॉपिक्स के लिए होगा, उसमें सिर्फ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में कवर करता चलूंगा, एक प्लेलिस्ट भी उसकी अलग बनाता चलूंगा,
राइट, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स होंगे, राइट। तो करंट अफेयर्स आपके यहां से कवर होंगे, जनरल स्टडीज के टॉपिक्स जो होंगे वो अपन एक सेपरेट चैनल से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो यार, वहां पर मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, और मुश्किल से आज शाम तक वो एक सेपरेट चैनल में जनरल स्टडीज का क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको ये साइक्लोन वाला टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। बाकी आपके पास हैंडआउट नोट्स आते हैं, तो पूरे जो भी जनरल स्टडीज के टॉपिक्स होंगे करंट अफेयर्स के साथ लिंक होंगे, उसके नोट्स भी आपको करंट अफेयर्स में ही मिल जाएंगे, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब गाइस बात हो रही है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में, यूएल पिन स्कीम के बारे में यहां पर बात हो रही है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो देखिए, ये जो हम लोग को यूनिक नंबर जो देखने को मिल रहा है, लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की जो ये स्कीम है, ये हमारी कंट्री के 10 राज्यों में 10 स्टेट्स में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि मार्च 2022 तक हमारी पूरी कंट्री में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये जो प्लान है इसको लॉन्च करने का, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट जो कि लोकसभा में सबमिट हुई है उसके थ्रू रखा गया है, और ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक पार्ट है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, और इसे कई बार जो है वो एक्सपेंड किया हुआ है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये आसान भाषा में समझो, ये यूएल यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN जो है वो है क्या आखिर, तो इसको आसान भाषा में समझो। तो ये आधार है जमीन का, तो जमीन का आधार ये हमें देखने को मिलता है। तो हमारे पास जो आधार कार्ड है, तो आपको बताएगा इस आधार कार्ड क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आधार कार्ड है ना हमारा। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग नंबर है, यानी कि हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी का एक अलग नंबर जो है वो सेट किया हुआ है आधार के थ्रू, राइट। आधार आपसे पूछा जाता है कि आपका आधार कार्ड नंबर डालिए, राइट। काफी सारे फॉर्म्स होते हैं, उसमें आपसे बोला जाता है आधार कार्ड नंबर डालिए, क्यों डालिए, तो उस नंबर से वेरीफाई किया जाता है कि आप जो हो वो, यानी कि जो ये इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है वो सही व्यक्ति है कि नहीं। और क्योंकि हमारे आधार में बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, जैसे कि हमारा जो थंब प्रिंट है, फिंगरप्रिंट है, वो सब लिंक है उसमें, राइट। हमारा जो आंखों का जो स्कैन किया हुआ है, राइट, तो हमारी ये जो रेटिना प्रिंट भी वहां पर है, आइरिस स्कैन किया हुआ है कि नहीं। बहुत सारी चीजें उसके अंदर, बहुत सारी डिटेल्स हैं। आधार के थ्रू हमारा बैंक अकाउंट लिंक है, हमारा पैन अकाउंट लिंक है, राइट। तो आधार इसलिए मांगा जाता है कि एक इंडिविजुअल की पूरी डिटेल्स जो है वो आधार के थ्रू मिल सके, इस नंबर के थ्रू मिल सके। तो ये तो इंडिविजुअल का नंबर हो गया, यूनिक आइडेंटिटी नंबर इंडिविजुअल का, पर्सन का। तो वैसे ही जमीन का भी, लैंड का भी ये आधार नंबर है। तो ये ULPIN जो है वो जमीन का आधार नंबर है, राइट। तो जमीन को जो है वो एक यूनिक नंबर दिया जाता है उस जमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी जमीन की एक नंबर के थ्रू आइडेंटिटी जो है वो सेट कर दी जाती है। इससे फायदा ये होता है कि लैंड फ्रॉड जो होते हैं, जमीन के जो मामले हम लोग को फ्रॉड के देखने को मिलते हैं, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। स्पेशली गांव क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये इशू होता है, जब लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं और फिर उस पर डिस्प्यूट होता है, राइट। आपस में दो लोग जो है वो नेबर्स लड़ने लगते हैं कि ये जमीन जो है वो बीच की किसकी है, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होता, और होता भी है तो आउटडेटेड रहता है। तो इस प्रकार से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और ये तो सिर्फ रूरल एरिया की बात हो रही, काफी बार हम लोग देखते हैं कि शहरी एरिया पर भी बहुत इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। कई बार जो लोग हैं वो किस चीज पर लड़ने लगते हैं, यानी कि आपस में जो नेबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, या फिर नेबर्स भी छोड़ दो, आप इसको भी मत समझो, कई बार लोग बाग सरकार की जमीन अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल का प्लॉट है, एक पर्टिकुलर एरिया का, उस प्लॉट के बगल से एक सड़क जा रही है, सामने वाले, अब सड़क सरकार की प्रॉपर्टी है, सामने वाले ने क्या किया, सरकार की प्रॉपर्टी पर, सड़क पर भी अपना कब्जा कर लिया, वहां पर कुछ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कर मारा, राइट। और इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते नहीं है, राइट, प्रॉपर डेटा नहीं होता कई बार, या फिर डेटा होता भी है तो आउटडेटेड हो जाता है कई सारी जगहों पर, स्पेशली गांव क्षेत्रों में, राइट। तब क्या होता है, सरकारी जमीन भी जो होती है वो प्राइवेट पर्सन के कंट्रोल में चली जाती है कई बार, राइट, और इससे सरकार को लॉस होता है। बट अगर जमीन का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन अगर नंबर होगा, प्रॉपर नंबर, तो उसके थ्रू जो है वो सामने वाले को अलॉट किया जा सकता है जमीन। और इस जमीन के थ्रू ये भी चीज हो सकती है कि जो विवाद वगैरह जो है, जैसे कि आगे चल के इन फ्यूचर जाकर अगर कुछ विवाद वगैरह ना हो, तो ऑब्वियस ही बात है इस नंबर से पता लगाया जा सकता है कि किसकी जमीन जो है वो किसके कंट्रोल में कितनी है, राइट, कौन सा एरिया किसके कंट्रोल में है। तो द आइडेंटिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ लैंड पार्सल। तो लैंड पार्सल के, यानी कि एक जमीन जो है उसके टुकड़े के लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर ये आइडेंटिफिकेशन होगा इस नंबर के थ्रू,
राइट। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, यानी कि ये जो नंबर जो क्रिएट किए जाएंगे या फिर ये ULPIN जो क्रिएट किया जाएगा, यानी कि ये नंबर जो क्रिएट किया जाएगा ये डिटेल्ड सर्वे के थ्रू क्रिएट किया जाएगा। और जियो रेफरेंस जो होगा, यानी कि इसका ज्योग्राफिकल रेफरेंस जो होगा वो कैडास्ट्रल मैप्स के थ्रू होगा। तो देखो यहां से भी आपसे उठाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पता इस स्कीम के बारे में वो ना पूछे, आपसे पूछ लें कैडास्ट्रल मैप्स कौन से होते हैं जीएस पेपर 1 के अंदर। तो आपको इन मैप्स के बारे में पता होना चाहिए कि जमीन का सर्वे, यानी कि जमीन को का जो सर्वे होता है, भूमि का जो सर्वे होता है, उसके बाद जब मैप जो क्रिएट किया जाता है भूमि के सर्वे करने के बाद, लैंड का सर्वे करने के बाद, तो वो होते हैं कैडास्ट्रल मैप। ठीक है, तो ये कैडास्ट्रल मैप थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। तो ये वाली बात हो गई। तो इससे बेनिफिट क्या होंगे, तो ये UNPIL का ये बेनिफिट जो है वो काफी सारे हैं, जैसे कि ये सिंगल सोर्स प्रोवाइड कराएगा इंफॉर्मेशन का, और ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन इसमें होगी कि किस किस जमीन पर किसकी ओनरशिप किसकी है, राइट, यानी कि उस जमीन का मालिक कौन है, राइट। और ड्यूबियस ओनरशिप को ये खत्म कर देगा। कई बार ऐसा होता है बिल्डर्स वगैरह जो प्लॉट्स वगैरह काट देते हैं, आपको पता होगा कुछ लोग जो है वो एक बड़ी जमीन ले लेते हैं और फिर वो प्लॉट्स वगैरह काट देते हैं, बिल्डर्स वगैरह का यही सब काम होता है। फिर वो क्या करते हैं बिल्डर्स, एक जमीन को दो दो लोगों को टिपा देते हैं, और ऐसे केसेस काफी सारे हुए हैं, आप में से भी शायद आपके साथ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हुआ हो कभी, या फिर हुआ हो तो आपका एक्सपीरियंस लिखकर बताइएगा, या फिर आपने सुना होगा कि आपके फ्रेंड्स या नेबर्स के साथ ऐसा हुआ है, राइट। हुआ है, कई जगह हुआ। मैंने तो कई सारे केसेस देखे हैं कि बिल्डर्स ने जो है वो एक ही जमीन को दो दो लोगों को अलॉट कर दी थी, राइट। एक ही जमीन जो है उसको दो दो लोगों को दे दिया था, तो ये वाला एक इशू हुआ था। तो अब ये आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर होगा तो उससे क्या होगा, एक जमीन किसके पास गई है और वो जमीन का टुकड़ा जो है वो किसके अंडर गया है, तो वो रेफरेंस नंबर जो होगा उस जमीन का, या आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होगा उस जमीन का, वो सामने वाले व्यक्ति के, हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ उसको लिंक कर दें, जिससे कि जो है वो ये यूनिक नंबर जो है वो किसका है, यानी कि ये जमीन जो है वो किसकी है, उसको उसका तुरंत पता लगाया जा सके, राइट। तो ये ऐसी चीज हो जाएगी इससे, तो ड्यूबियस ओनरशिप जो है वो भी खत्म हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि सरकारी लैंड जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है शैबी लैंड ट्रांजैक्शन से। तो वही वाली चीज मैं अभी आपको बता रहा था, कई बार लोग क्या करते हैं, सरकारी जमीन को भी अपने कंट्रोल में जो है वो कर लेते हैं, राइट, कई बार। तो वो सब चीजें भी बच जाएंगी, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, राइट, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम। और ये था लास्ट टॉपिक आप लोगों का गाइस। और त्रिपुरा जो है वो कौन सी स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। और बाकी आपको बता दें गाइस कि आपके लिए यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको ज्वाइन करें। 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और हर एक टेस्ट 100 क्वेश्चन का होगा। डिटेल्ड सोल्यूशन जो है वो हर एक टेस्ट के आपको दिए जा रहे हैं। सबसे खास बात इसकी ये है कि आपको डेली टारगेट्स मिल रहा है कि आपको क्या क्या चीजें रोज पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स आपको रोज पढ़ने हैं, और इन सब चीजों को, यानी कि इस टारगेट्स को आप कवर करते हुए चलेंगे तो आप जो है वो 27 जून से पहले पहले अपना पूरा का पूरा टारगेट जो है वो फिनिश कर दोगे, यानी कि अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो फिनिश कर लोगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, आप ज्वाइन करिए। सीसेट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, और हिस्ट्री का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आपका है तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करिए, राइट। तो काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में ये पूरी फैसिलिटीज आपको दी जा रही हैं। और करंट अफेयर्स का पीडीएफ पैकेज जरूर लीजिए, इससे आपका फायदा होगा। आपको डेली जो है वो हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने होंगे, करंट अफेयर्स की पूरी चीज आपको यहां पर मिल जाएगी मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी, आपको हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली कंपाइलेशन मिलता है आपको, यानी कि हर संडे को 7th डे को वीकली रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन मिलती है। और अब से एक और चीज अप्रैल से शुरू कर दी है, पहले जो है वो इसके चार्जेस रखे थे कि आपको पता होगा इसकी एक और हम लोग का एक इनिशिएटिव चलता है, मतलब करंट अफेयर्स का, जो कि एक सर जो है वो कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपके लिए 1 डे एग्जामिनेशन जितने भी हैं उनके करंट अफेयर्स कवर करवाए जाते हैं। तो उसकी जो फीस थी वो पहले 50 रुपए रखी थी, अब 30 रुपए रख दी, अब इसको इसी के अंदर जो है वो शामिल कर लिया है, राइट। स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो एक फैक्चुअल जो वीडियो बनता है, राइट, फैक्ट न्यूज वाला जो वीडियो आता है, वो अब वीडियो जो है वो अब आपके लिए रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो भी आप जो है वो फॉलो करिए, क्योंकि उससे भी आपका फायदा होगा। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो फैक्चुअल न्यूज उसमें आपको मिल जाएगी। बाकी ये वाला जो लेक्चर आप रेगुलर बेसिस पर कवर करते हैं, ये तो है ही आपके लिए इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा, ये तो आपको लेकर ही चलना है, कवर ही करते चलना है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर लेक्चर से आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज
में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूपीएससी तो पूछती पूछती है और मेंस और प्रीलिम्स दोनों की अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर की सीरीज से जो मैं कवर कराता हूँ उसकी आपको पूरी हो जाएगी। बट एडिशनली 10-15-20 मिनट का एक और वीडियो है, तो उसको आप डेली बेसिस पर भी कवर करिएगा, क्योंकि सर ने कहा है कि वो डेली बेसिस पर आप लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। अभी तक आपको वीकली मिल रहा था और मार्च महीने का आपको मिल जाएगा। फरवरी मंथ का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लेट आपको मिलेगा, क्योंकि उनका लेक्चर जो है वो, उनके साथ बड़ी एक दिक्कत हो गई थी, उनका लेक्चर जो है वो करप्ट हो गया था पूरी फाइल। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, बनाई थी, वो खराब हो गई फाइल। बाकी अभी जो है वो आपको मार्च महीने का 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, या तो हुआ तो आज शाम तक ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा मार्च महीने का पूरा फुल फ्लेज ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए लेक्चर। और बाकी फिर अब सर ने कहा है डेली करेंगे, अब डेली करेंगे तो भी उसकी पीडीएफ जो है पीपीटी पीडीएफ वो भी इसी कोर्स में आपको मिल जाएगी, यानी कि एडिशनल उसकी फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो ऑफर है वो भी आप ले सकते हैं, और आप मंथली एमसीक्यू भी जो है वो ले सकते हैं अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।